नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सैक्रोमाइसीज या यीस्ट के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत अपन ने यीस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा यीस्ट की वेजिटेटिव स्ट्रक्चर और उसके अंदर वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो मुकुलन और विखंडन के द्वारा होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनके अंदर एंडोस्पोर के द्वारा होता है। आज के इस वीडियो के अंदर यीस्ट के अंदर लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यीस्ट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है या अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, इनमें विशिष्ट जननांगों का निर्माण नहीं होता है। लैंगिक जनन है जो पूर्व युग्मन विधि द्वारा या होलोगमी मेथड के द्वारा होता है। पूर्व युग्मन विधि के अंतर्गत दो वेजिटेटिव सेल्स आपस में फ्यूज्ड होकर डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं और ये जाइगोट हैं जो एस्कस के रूप में वर्क करता है और इस एस्कस के अंदर मियोसिस होता है। तो 4 से 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। गुइलर-मोंड ने यीस्ट के अंदर 3 प्रकार के लाइफ साइकिल बताए, अर्थात यीस्ट में जो 3 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, हैप्लोबायोटिक टाइप, डिप्लोबायोटिक टाइप एंड हैप्लोडिप्लोबायोटिक टाइप। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल या अद्विगुणित जीवन चक्र। इस प्रकार का जीवन चक्र या इस प्रकार की लाइफ साइकिल है जो सैक्रोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस के अंदर पाई जाती हैं। इसमें जो हैप्लॉइड फेज होती हैं या अगुणित प्रावस्थाएं जो मुख्य होती हैं, जबकि द्विगुणित प्रावस्था या डिप्लॉइड फेज है जो अल्पकालिक होती हैं और जाइगोट के निर्माण के समय ही बनती हैं। वेजिटेटिव सेल्स हैं जो हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स हैं वो गैमेटेंजिया की तरह वर्क करती हैं या युग्मकदानी के रूप में कार्य करने लगती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय या लैंगिक जनन के दौरान 2 अगुणित कायी कोशिकाएं एक दूसरे के पास आती हैं तथा इनके सिरों से चोंचनुमा अतिवर्धियाँ उत्पन्न होती हैं और ये दोनों अतिवर्धियाँ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं और संपर्क बिंदु पर उनकी उभयनिष्ठ भित्तियाँ गल जाती हैं और दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होकर जाइगोट या डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है वो एस्कस के रूप में कार्य करता है और इस एस्कस के डिप्लॉइड जाइगोट में फर्स्ट डिवीजन है जो मियोसिस होता है, तो उसमें 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर बनते हैं। फिर सेकंड डिवीजन है जो माइटोसिस होता है, तो 8 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर का निर्माण होता है, यानी कि 8 अगुणित एस्को बीजाणुओं का निर्माण होता है। जब ये एस्को बीजाणु एस्कस से रिलीज हो जाता है या मुक्त हो जाते हैं तो ये वेजिटेटिव सेल्स या कायी कोशिका के रूप में वर्क करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर सेक्सुअल हैप्लोफेज या ये जो सैक्रोमाइसीज ऑक्टोस्पोरस है उसके अंदर पाए जाने वाले अगुणित या अद्विगुणित जीवन चक्र का डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर जो 2 हैप्लॉइड या सोमेटिक सेल्स हैं वो एक दूसरे के पास आती हैं और दोनों हैप्लॉइड सेल्स हैं जो गैमेटेंजिया या युग्मकदानी के रूप में वर्क करती हैं। फिर इन दोनों सेल्स के ऊपर है जो चोंचनुमा या बीक शेप्ड अतिवर्धी या आउटग्रोथ निकलती हैं। फिर ये दोनों की जो चोंचनुमा संरचनाएं होती हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आती हैं और दोनों की जो उभयनिष्ठ भित्तियाँ होती हैं वो गल जाती हैं। फिर दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और दोनों फ्यूज्ड होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लाज्मोगेमी के बाद में इनके अंदर कैरियोगेमी होता है और कैरियोगेमी के दौरान इसके अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस है जो जाइगोट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जहाँ जाइगोट के अंदर ही है जो इसके अंदर डिप्लॉइड स्टेज प्रेजेंट होती है। फिर इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस हैं जो डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करता है और ये डिप्लॉइड सेल्स हैं जो एस्कस के रूप में वर्क करती हैं। फिर इसके अंदर मियोसिस होता है और मियोसिस के दौरान हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। फिर वापस इसके अंदर माइटोसिस होता है, तो इसके अंदर
8 अगुणित न्यूक्लियस का निर्माण होता है और ये 8 अगुणित न्यूक्लियस हैं जो एस्कोस्पोर के रूप में वर्क करते हैं और प्रत्येक एस्कोस्पोर हैं जो हैप्लॉइड सेल्स के रूप में वर्क करने लगता है। तो इस तरह से सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस के अंदर हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल का डायग्रामेटिक कंडीशन में देखा अपने किस तरह से जो इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो इसके अंदर फ्यूजन के द्वारा होता है, यानी कि सेल्स हैं 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और दोनों डॉटर सेल्स हैं जो हैप्लॉइड सेल्स के रूप में वर्क करने लगती हैं या सोमेटिक सेल्स के रूप में वर्क करने लगती हैं। अगर इसका अपन आरेखीय चित्र देखें या आरेखीय निरूपण देखें तो आपके सामने स्क्रीन पर इस तरह का दे रखा है जो बी डायग्राम है। सैक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस जो हैप्लॉइड होता है, इसके अंदर जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं। फिर इनके अंदर कॉपुलेशन होता है, यानी कि वेजिटेटिव सेल्स का संयुग्मन होता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट है जो डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड में वापस क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। तो एस्कस के साथ में ही है जो 8 एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और प्रत्येक एस्कोस्पोर वापस क्या करता है, सोमेटिक सेल्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल के बारे में। अधिद्विगुणित जीवन चक्र या डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल है जो सैक्रोमाइसिस लुडविगाई के अंदर पाया जाता है। इसमें जो डिप्लॉइड स्टेज होती है या द्विगुणित प्रावस्था होती है वो मुख्य होती है और अगुणित प्रावस्था या हैप्लॉइड स्टेज है जो अल्पकालिक होती हैं और केवल एस्कोस्पोर में ही प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो बडिंग द्वारा या मुकुलन के द्वारा अनेक डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन इनकी कुछ डिप्लॉइड सेल्स होती हैं वो बड़ी होकर एस्कस के रूप में कार्य करने लगती हैं और फिर इनके अंदर जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मियोसिस होते हैं, तो 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और प्रत्येक एस्कोस्पोर है जो गैमेट्स के रूप में वर्क करता है। फिर ये एस्कोस्पोर हैं जो एस्कस से रिलीज नहीं होते हैं और एस्कस के अंदर ही एस्को बीजाणु क्या करते हैं, पेयर्स में फ्यूज्ड होकर 2 द्विगुणित सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये सेल्स हैं जो एस्कस के भीतर ही जर्मिनेट होकर जर्म ट्यूब के समान या जनन नलिका के समान संरचना बनाते हैं जिसे अंकुर कवक जाल या स्प्राउट माइसीलियम कहते हैं। अब ये जो अंकुर कवक जाल है वो एस्कस की वॉल से बाहर निकलकर मुकुलन के द्वारा वापस डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। आपके सामने स्क्रीन पर है जो सैक्रोमाइसिस लुडविगाई के अंदर पाए जाने वाले डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल का डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर जो सबसे पहले जो देखते हैं डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, इस डिप्लॉइड सेल्स के अंदर मियोसिस होता है, तो इसके अंदर 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें जो 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर बनते हैं तो ये 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर हैं जो आपस में पेयर्ड या युग्म का निर्माण करके फ्यूज्ड हो जाते हैं। जैसे इसके अंदर A1 दे रखा है और A2 दे रखा है, तो A2 और A2 है जो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं और A1 आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं। तो A1 एस्कोस्पोर A1 डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और A2 एस्कोस्पोर है जो A2 डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं। यानी कि अब इनमें जो क्या होता है, A1 है जो A2 के साथ फर्टिलाइज यानी कि न्यूक्लियस पेयर बनता है और A1 दूसरे A1 का दूसरे A2 के साथ पेयर बनता है। तो इस दौरान है जो 2 द्विगुणित द्विकेंद्र की कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर इनके अंदर प्लाज्मोगेमी होता है, तो दोनों से एक न्यूक्लियस है जो एक दूसरे के पास आते हैं और इनके अंदर जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं जो जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करती हैं और ये जर्म ट्यूब क्या करती हैं, स्प्राउट माइसीलियम या अंकुरित कवकजाल का निर्माण करती हैं और ये अंकुरित कवकजाल हैं जो एस्कस की वॉल से बाहर निकलकर बडिंग या मुकुलन के द्वारा द्विगुणित सेल्स का फॉर्मेशन करता है। तो आपके सामने वापस ये द्विगुणित सेल्स हैं जो बन गई। तो इसके अंदर डिप्लॉइड सेल्स हैं जो मैन होती हैं या डिप्लॉइड फेज है जो मैन होता है और हैप्लॉइड फेज है जो अल्पकालिक होता है। अब अपन सैक्रोमाइसिस लुडविगाई के लाइफ साइकिल का आरेखीय निरूपण पढ़ते हैं। तो सबसे ऊपर की तरफ सैक्रोमाइसिस लुडविगाई जो डिप्लॉइड्स होता है, इसके अंदर मियोसिस होता है, तो 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर का निर्माण होता है और ये एस्कस के अंदर ही होते हैं।
फिर दो एस्कोस्पोर हैं जो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं और डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये डिप्लॉइड सेल्स जर्म ट्यूब के समान है जो स्प्राउट माइसीलियम या अंकुरित कवकजाल का निर्माण करती है और ये अंकुरित कवकजाल वापस बडिंग के थ्रू डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो तीसरी लाइफ साइकिल है जिसका नाम है समद्विगुणिता गुणित जीवन चक्र या हैप्लोडिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल। तो इस प्रकार की जो लाइफ साइकिल है वो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के अंदर पाई जाती हैं और इसमें दोनों ही प्रावस्थाएं यानी कि अगुणित और द्विगुणित दोनों ही प्रावस्थाएं हैं जो मुख्य होती हैं। जीवन चक्र में इनका एक निश्चित क्रम में एकांतरण होता रहता है। सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक विषमजालिक स्पीसीज है और इसमें जो अगुणित कोशिकाएं होती हैं वो स्वतंत्र रूप से मुकुलन के द्वारा जनन करती हैं और वापस अगुणित सेल्स बनाती हैं, परंतु कुछ परिस्थितियों में जो भिन्न प्रभेद की दो सेल्स संयोगन के द्वारा वापस क्या करती हैं, द्विगुणित जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो ये द्विगुणित जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स के रूप में वर्क करता है और बडिंग या मुकुलन के द्वारा बहुत सारी डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करता है। जब इनके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो द्विगुणित जो कोशिका होती हैं वापस क्या करती हैं, एस्कस के रूप में कार्य करने लगती हैं और प्रत्येक एस्कस क्या करता है, उस मियोसिस के द्वारा या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 4 हैप्लॉइड एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन करता है और ये एस्कोस्पोर हैं जो एस्कस से रिलीज हो जाते हैं और हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स के रूप में वर्क करते हैं। अतः सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी में अगुणित और द्विगुणित प्रावस्थाएं हैं जो लगभग समान काल तक बनी रहती हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है जो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के अंदर पाए जाने वाले हैप्लोडिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल का डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर जो डिप्लॉइड सेल्स होती हैं वो बडिंग के द्वारा डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और ये डिप्लॉइड सेल्स हैं जो एस्कस के रूप में वर्क करती हैं। फिर ये एस्कस मदर सेल्स के रूप में या एस्कस के रूप में वर्क करती हैं। फिर इन डिप्लॉइड सेल्स या एस्कस के अंदर वापस मियोसिस होता है तो एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये एस्कोस्पोर हैं जो क्या करते हैं, एस्कस से रिलीज होने के बाद में हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स का निर्माण करते हैं और ये हैप्लॉइड वेजिटेटिव सेल्स हैं जो बडिंग के द्वारा हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और ये हैप्लॉइड सेल्स हैं जो गैमेटेंजिया के रूप में वर्क करती हैं। और फिर क्या होता है, दो भिन्न प्रभेद की या अलग अलग स्ट्रैंड की जो सेल्स होती हैं या युग्मक दानियाँ होती हैं एक दूसरे के नज़दीक आती हैं और आप नज़दीक आने के बाद में उनमें जो कोपुलेशन होता है, कोपुलेशन के बाद में उनके अंदर प्लाज्मोगेमी होने के बाद में उनके अंदर कैरियोगेमी होता है और कैरियोगेमी के द्वारा वापस हैं जो डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के लाइफ साइकिल में है जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो स्टेज होती हैं लगभग समान काल तक बनी रहती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी का लाइफ साइकिल का आरेखीय चित्र। तो ऊपर दे रखा है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी जो डिप्लॉइड स्टेज को शो कर रहा है। इसके अंदर बडिंग हुई तो डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है और यहाँ तक डिप्लॉइड सेल्स तक इनके अंदर वापस क्या होता है, डिप्लॉइड स्टेज होती हैं और इस डिप्लॉइड स्टेज के अंदर मियोसिस होते ही हैप्लॉइड फेज है जो स्टार्ट हो जाती हैं। मियोसिस के दौरान इसके अंदर एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये एस्कोस्पोर्स हैं जो एस्कस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब एस्कोस्पोर हैं जो हैप्लॉइड सेल्स की तरफ वर्क करते हैं और बडिंग के थ्रू वापस क्या करते हैं, नई हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं और ये हैप्लॉइड सेल्स हैं कोपुलेशन के द्वारा वापस हैं जो दो अलग अलग सेल्स हैं जो एक दूसरे हैप्लॉइड सेल्स एक दूसरे के नज़दीक आती हैं। उनके अंदर प्लाज्मोगेमी होता है, फिर कैरियोगेमी होता है। कैरियोगेमी के दौरान दो हैप्लॉइड सेल्स का न्यूक्लियस हैं जो फ्यूज्ड होकर वापस डिप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी के अंदर आधी लाइफ साइकिल तक तो हैप्लॉइड स्टेज रहती हैं और आधी लाइफ साइकिल तक हैं जो डिप्लॉइड स्टेज रहती हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके यीस्ट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।